डिस्कस ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम। तो जिसके अंदर सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है पाइवटिंग। पाइवट का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए सपोज करिए कि ये आपके पास कुछ डेटा अवेलेबल है, तो ज्यादातर ऐसे हम जैसे एक रिस्पोंडेंट है, मतलब कोई फॉर्म फिल किया किसी ने और उसको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, लाइक 5 क्वेश्चंस दिए गए थे, तो हर एक को अपना जो है वो आंसर डालना था। तो उन्होंने अपना आंसर जो है मान लो सेंड किया, तो इस तरह से डेटा हमारा जो जाके सेव हो गया। तो यश ने क्वेश्चंस नंबर 1 2 3 4 में ये डाला, खुशी ने ये डाला, मीशा ने ये डाला, तो इस तरह से जो डेटा इसका जाके सेव हो गया। तो ये हमें दिखा रहे हैं कि एक हमारा जो डेटा होता है डेटाबेस में, उसका एक ये व्यू हो सकता है, ठीक है। बट इसका और एक अच्छा रिप्रेजेंटेबल जो है, एक और प्रेजेंटेबल व्यू जो है वो इस तरह से है। अगर ये वाला व्यू दिया हो तो इसमें कुछ सर्च करना भी ज्यादा आसान है और ये ज्यादा प्रेजेंटेबल है, ज्यादा समराइज्ड वे में है, ठीक है। तो ये भी एक व्यू है। तो अगर हमें मतलब वो यहाँ पे या पाइवटिंग जो है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पाइवटिंग, कि आपने जो है एक समराइज प्रेजेंटेशन दी है अपने डेटा की, और अपनी वो जो रोज थी, देखिए रोज थी ना, जैसे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 रो में दिए हुए थे, तो रोज को आपने कॉलम्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है। रोज को जो है हमने कॉलम में कन्वर्ट किया है, हम कॉलम्स को रोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ठीक है, और रोज को जो है रोज की फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो ये नया एक प्रेजेंटेबल समराइज्ड वे जो है, एक अलग व्यू, एक अलग जो है वो प्रेजेंटेशन, एक अलग व्यू क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि वो एक अलग ढंग से, डेटा वही है, देखो डेटा वही है, पर उसको एक अलग नजरिए से, एक अलग स्टाइल से प्रेजेंट करना जो है, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना ही पाइवटिंग कहलाती है, ठीक है। सो पाइवटिंग क्या है, एक टेक्निक है जिसमें हम डेटा जो है रोज एंड कॉलम्स rearranges the data from rows and columns by possibly rotating rows and columns or by aggregating, ठीक है ना। तो आपने क्या किया यहाँ पे, इस वाले एग्जांपल में हमने रोज को रोटेट करके कॉलम्स बना दिया है, और उसके बाद हमने इस तरह से अपने डेटा को प्रेजेंट किया है ज्यादा समराइज्ड फॉर्म में। इसको हम पाइवटिंग जो है वो कहते हैं। कहते हैं जैसे यहाँ पर अलग अलग डेटा दिया हुआ है कि जो 2 जानवर ग्राउल कर रहे हैं, बियर ग्राउल कर रहे हैं, दूसरे जानवर स्नॉट कर रहा है ना। तो इस तरह से जो है, अगर वो यहाँ पे कहता है कि अगर इससे ज्यादा अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाए कि 2 लाइट ब्राउन एंड 2 डार्क ब्राउन बेयर्स हैं, जिसमें से 3 अडल्ट एंड 1 कब है, 21 ग्राउल्स एंड 9 स्नॉट्स हैं, ये दिया हुआ है सारी चीज, पर इसको ज्यादा और अच्छे ढंग से जो प्रेजेंट किया जा रहा है समराइज वे में, तो इसको पाइवटिंग कहते हैं। ऐसे 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 ग्राउल 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 स्नॉट 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 ऐसे आवाजें दे रखी हैं, इसकी बजाय अगर इस फॉर्म से लिखा गया तो ज्यादा ज्यादा समराइज है, मतलब बेसिकली यहाँ पे बात है समराइज एंड प्रेजेंटेबल। देखो यही बात है यहाँ पे, कह रहा है कि पाइवटिंग से जो एक्सटेंसिव डेटा, इतना डिटेल डेटा होता है, उससे वो थोड़ा समराइज हो जाता है और रीअरेंज हो जाता है, रोज को हम कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, मैं भी आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि मान लीजिए आपके पास ये ट्यूटर्स हैं, ठीक है, ट्यूटर्स हैं कुछ, और वो क्लासेस लेते हैं, अलग अलग क्लासेस लेते हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर। तो आपने उसका एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, मान लो क्लासेस हैं, कंट्रीज हैं, ट्यूटर्स हैं, ये लिया उन्होंने। तो वो कहता है कि इसको और अच्छा और प्रेजेंटेबल वे जो है वो है ये है कि हम इसको पाइवट जो है उसको बना दें। पाइवटिंग अगर हम इसे करें तो हमारे पास पाइवट फंक्शन अवेलेबल है, जिसकी मदद से हम पाइवटिंग कर सकते हैं। तो हम इस डेटा में से जो हमारी रोज हैं, जैसे कंट्रीज हैं, ये रो में डेटा डला हुआ, तो मैं ये कॉलम की हेडिंग बना दूं कंट्रीज के नाम, ठीक है, और ये इधर रो की हेडिंग डाल दो, क्लासेस जो है अंदर डेटा की फॉर्म में उसको फिल कर दो। तो जो डेटा की फॉर्म में आपको अंदर फिल करना है टेबुलर फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं, है देखो ये भी टेबुलर फॉर्म में, ये कोई ये नहीं कि टेबुलर फॉर्म में नहीं है, पर उसका एक अलग नजरिया, एक अलग व्यू, मोर समराइज, ज्यादा और क्लियर रीअरेंजमेंट, ये पाइवटिंग। पाइवटिंग में डेटा नहीं बदलेगा, उसका अरेंजमेंट जो है ना, अरेंज करने का तरीका वो बदल जाता है। तो इंडेक्स में आपको 0 1 2 की जगह कंट्री के नाम चाहिए, यहाँ कंट्री के नाम आ जाए, ऊपर ट्यूटर के नाम आ जाए, और वो कौन कौन सी क्लासेस लेते हैं वो आ जाए, तो हम पाइवट का एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हैं। तो आप देखिए पाइवट फंक्शन का हमने इस्तेमाल किया,
हमने बोला इंडेक्स में कंट्रीज चाहिए, यहाँ पे कंट्रीज के नाम आ गए, यहाँ पे आपके ट्यूटर्स के नाम आ गए, और ये वैल्यू में सारी क्लासेस आ गई। लेकिन जहाँ जहाँ वो क्लासेस नहीं लेते, क्योंकि जो अनुषा है वो ब्राजील में नहीं लेती, वो तो जापान में लेती है, गुरजोत जो है वो यूके में 36 क्लासेस लेता है, ठीक है। तो उस केस में वो NaN वैल्यू, क्योंकि जहाँ वैल्यू मिलेगी नहीं उसे, उसकी जगह पे वो NaN वैल्यू जो है वो फिल कर देगा, ठीक है। तो ये पाइवेट का एग्जांपल जो उन्होंने दिया है, प्रेजेंटेबल टाइप देख सकते हो, कहता है डेटा फ्रेम ही दोबारा से डेटा फ्रेम ही क्रिएट होगा पाइवेट करने पर एक प्रेजेंटेशन, एक व्यू जो है वो अलग आ गया। तो मैं अब आपको इसको एक प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। सो आप देखिए कि मैंने अब आपके लिए, देखो मैंने आपके लिए ये जो है डिक्शनरी क्रिएट कर दी है, जो हमारे एग्जाम्पल ने बुक में दी हुई थी। सो ये वैल्यूज है ट्यूटर्स की हैं, ये उनकी कंट्री हैं, और ये क्लासेस जिन जिन कंट्रीज में वो लेते हैं, उल्टा कर दिया, इसको क्लासेस हैं ये बेसिकली, ये क्लासेस हैं जिन, और ये कंट्रीज है जिनमें वो लेते हैं, कंट्री, ठीक है। तो ये हमने लेते हैं, और इसका भी हम डेटा फ्रेम जो है पहले हमने इससे क्रिएट किया, इस डिक्शनरी से पहले हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया। डेटा फ्रेम जो है वो एक प्रेजेंटेशन है, और उसके बाद फिर हमने उसकी पाइवेट क्रिएट करिए। पाइवेट एक अनदर प्रेजेंटेशन है, मतलब ये ध्यान रखना है कि ये उसी डेटा की अनदर, उसी डेटा फ्रेम की अनदर प्रेजेंटेशन है टेबुलर फॉर्म में, और ज्यादा ही समराइज फॉर्म में, रोज और कॉलम्स में कन्वर्ट किया। तो देखते हैं एक बार रन करके। सो ये था, ये तुम्हारी डिक्शनरी थी, ये जो हमारी प्रिंट हुई है, यहाँ पे हमने क्या प्रिंट करवाया था, यहाँ पे हमने डिक्शनरी प्रिंट करा ली। एक बार हम अपना डेटा फ्रेम प्रिंट करवा लेते हैं, और ये जो है हमारा देखिए ट्यूटर्स के नाम आ गए यहाँ पे, और ये कंट्री के नाम आ गए, और डेटा जो है जहां जहां पर जो है वैल्यूज नहीं थी करस्पॉन्डिंग, वहाँ NaN वैल्यू फिल कर दी, और इसकी जो फाइनल आउटपुट है उसकी डेटा टाइप डेटा फ्रेम ही है, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पे अपने डेटा फ्रेम, ये तो हमने डिक्शनरी प्रिंट कराई है, हम इसको डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाना चाहते थे, तो इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो अब आप देखो दो व्यूज हैं, वही उसी डेटा के दो व्यूज हैं, एक तो ये है इसमें ट्यूटर क्लासेस हैं, ये भी टेबुलर फॉर्म है, फिर ये उससे और ज्यादा प्रेजेंटेबल और समराइज फॉर्म में डेटा है, जिसमें आपकी जो ये रोज है ना, ये रोज इनमें से डेटा उठा के इन्हें कॉलम्स बना दिया गया है, तो इसे हम पाइवेट कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेटा टाइप आप देख सकते हो। तो अब यही दिखा रहा है आपको कि जैसे ये ट्यूटर है, ये आपकी रोज में डेटा डाला था, तो इसे कॉलम बना दिया, और ये डेटा आपका डेटा बन गया, और ये आपकी कंट्री जो है यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो जहाँ नहीं वैल्यूज है वहाँ पे क्या भर देगा, NaN वैल्यू जो है वो भर देगा, ठीक है। इंडेक्स, इंडेक्स मैंने इंडेक्सेस में क्या चाहिए, कॉलम मैंने यहाँ कॉलम में आपको क्या हेडिंग चाहिए, उसके हिसाब से वैल्यूज भरेगा, और ये वैल्यूज में जो सेल में आपको वैल्यू आप भरना चाहते हैं। तो अभी फिर से हम इसको देखते हैं, कंसीडर द डेटा फ्रेम, जिन्होंने हमें एक डेटा फ्रेम दिया है। अगर वो हमें कहते हैं राइट ए प्रोग्राम टू समराइज हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स आर बीइंग हैंडल्ड बाय ईच पोजीशन फॉर ईच सिटी। ईच पोजीशन, एक तो पोजीशन चाहिए, और उसके बाद हमें सिटी चाहिए, सिटी चाहिए। अब सिटी कहाँ ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है कि रोज में क्या लेना है, कॉलम में क्या लेना है। अगर सिटी का नाम यहाँ लेना है, पोजीशन का नाम यहाँ लेना है, और प्रोजेक्ट का टोटल चाहिए, तो इसका मतलब हमें वहाँ पे सम फंक्शन भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वैल्यूज है मुझे सम चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपको पोजीशन वाइज चाहिए, तो चलो इंडेक्सेस में आप पोजीशन इंडेक्सेस में ले लो, प्रोजेक्ट वैल्यूज में ले लो, और सिटी हम कॉलम्स में ले लेंगे। ऐसे ही डेटा फ्रेम पहले क्रिएट करेंगे इससे, और फिर इन चीजों को रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये पिक्चर बिल्कुल ठीक आई नहीं है हमारे पास, ये देखिए थोड़ा सा अगर प्रोजेक्ट में है, कॉलम में सिटी डाल दिया, और ये हमें वो अगर टोटल प्रोजेक्ट से दिखा रहा है तो सबके टोटल प्रोजेक्ट जो है हमारे पास आ जाएंगे, कितने प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अंदर हाँ एक ऑप्शन और भी थी कि जहाँ पर आप फिल NaN है, जैसे जहाँ पे NaN वैल्यूज आ रही है उसकी जगह पे आप क्या फिल करना चाहते हो, तो NaN की जगह पर आप 0 भी फिल कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको फिल करके दिखा देती हूँ कि अगर हमें डेटा फ्रेम में फिल, जो भी हमारे पास NaN वैल्यूज आ रही है, अगर उनकी जगह पे NaN ना लिख के हम 0 फिल करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसी जो हमारा एग्जाम्पल था इसमें मैंने चेंज कर दिया कि जब हम डेटा फ्रेम क्रिएट, जब हम पाइवेट कर रहे होते हैं यानी उसका रीअरेंजमेंट कर रहे होते हैं, तब आपने लास्ट में डॉट लगा देना है उसी डेटा फ्रेम के साथ में, डॉट फिल एन ए। एन ए मैंने जो एन वैल्यूज होती है, फिल एन ए 0, मतलब जब वो एन वैल्यूज हो जहाँ जहाँ पर आ रही थी, पिछली बार बहुत सारी एन वैल्यूज आ रही थी, उसकी जगह पर हम 0 फिल करना चाहते हैं। तो हम रन करते हैं, तो अब देखो कि हमारे पास ये जो है ये देखो जहाँ पे एन आ रहा था, आपने देखा था पिछली बार में बहुत सारे एन आ रहे थे ना, ये देखो एन, इसकी जगह पे अब हमारे पास सारे जीरोस फिल होके आ रहे हैं। और एन आपको उन्होंने बताया था कि एन जो है वो फ्लोट वैल्यू होती है, इसलिए वो हमेशा फ्लोट 0 ही डालेगा क्योंकि np.nn फ्लोट वैल्यूज है। नेक्स्ट वो दिखा रहा है आपको कि अब ये हमारे पास, अब यहाँ पे एक और अलग बात आई है, थोड़ी डिफरेंट बात है कि मान लो कि जो है यहाँ पर एक ही नाम के जैसे ये जो हमारे पास 4 एंट्रीज हैं, क्या है कि तुषारा, गुरजोत, अनुषा ने ये हमारे ट्यूटर्स हैं, उन्होंने ना इतनी इतनी क्लासेस ली हैं। तुषारा ने पहले 28 क्लासेस ली हैं, गुरजोत ने, या फिर देखो इधर देखो, तुषारा की जगह ताहिरा नाम है, ताहिरा ने यूके में ली है। ठीक है, ये देखो ये ताहिरा ने यूके में ली है, ये गुरजोत ने यूके में ली है, ये अनुषा ने जापान में ली है, जैकब ने यूएसए में ली है, और फिर उसने ब्राजील में ली है, वेंकट ने। देखो इधर देखो दिखाया था कि गुरजोत ने पहले कहाँ ली थी, यूके में ली थी, अब उसके गुरजोत ने यूएसए में भी लिया। ठीक है, पिछले एग्जाम्पल में जो था, देखो हम एक दो दो नंबर देखे, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2, अब यूएसए में दिखा रहा है 3 4 5 1 2, ये जापान में भी दिखा रहा है, मतलब गुरजोत की ही काफी सारी एंट्रीज हैं। गुरजोत जापान में भी ले रहा है क्लास, यूके में भी ले रहा है क्लास, अलग अलग। पिछले वाले डेटा फ्रेम को अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें हर ट्यूटर की ना एक एंट्री थी। अभी जो है एक ट्यूटर की एक से ज्यादा एंट्रीज हैं, और वो भी ये देखो कि गुरजोत की ही 2 एंट्रीज हैं यहाँ पे, देखो 1 2, 2 नंबर पे गुरजोत है, 1 2 3 4 5 इधर है यूके, फिर 1 2 2 में यूएसए, 3 4 5, फिर 1 2, फिर यूएसए, मतलब गुरजोत की यूएसए की ही 2 एंट्रीज हैं। ठीक है, ये वाली चीज जो है वो क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पे, अब ये देखो ये हमारा डेटा फ्रेम अलग अलग क्वार्टर्स में, क्योंकि उन्होंने अलग अलग क्वार्टर्स में लिए हैं, तो गुरजोत के नाम की एंट्रियां देखो, Q1 भी ऐड हो गया, Q1 में उन्होंने इतनी क्लासेस ली हैं, Q2 में तिमाही पहले, दूसरी फिर इसमें जो है 4 क्लासेस ली हैं। इतनी अलग अलग इतनी एंट्री जब हो जाती हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जब किसी एक चीज के कॉलम में जब कंट्री लेकर आओगे, कंट्री एक से ज्यादा बार एंट्री हो रही है। ठीक है, ऐसे ट्यूटर का नाम जब लेकर आओगे, ट्यूटर का नाम भी एक से ज्यादा बार आ रहा है, यानी डुप्लीकेट एंट्रीज है। तो जो पाइवेट फंक्शन होता है ना, वो डुप्लीकेट एंट्री सपोर्ट नहीं करता। इस केस में आपको इसका एक अदर फीचर है पाइवेट टेबल, वो यूज करना पड़ेगा जहां पर डुप्लीकेट एंट्रीज हो तो। ठीक है, उस केस के लिए अब देखो कहता है कि जैसे अब मान लो वही है, ताहिरा जो है वो यूएसए में उसने क्लासेस ली है। देखो इधर इस वाली एग्जांपल को दिखा रहा है कि ताहिरा ने यूएसए में Q1 में 28 क्लासेस ली, ताहिरा ने यूएसए में Q2 में 36 क्लासेस ली। तो वो कहता है कि जब मान लो मैं नाम ताहिरा लेकर आऊंगा, अगर आपने बीच में क्वार्टर तो लाया ही नहीं, क्योंकि आपने 2 चीजें प्रेजेंट करनी है, एक रोज दिखाना है, एक कॉलम दिखाना है। रोज में आपने नाम ले ली, कॉलम में आपने कंट्री ले ली, क्वार्टर तो आपने कहीं पे लिया नहीं, तो अब वो यहाँ पे क्या करेगा, अब यहाँ पे देखा जाए तो ताहिरा और यूएसए में 2 एंट्रीज बनती है, 28 की 36 क्या डाल है यहाँ पे। ठीक है, तो पाइवेट फंक्शन जो है मल्टीपल एंट्रीज अगर किसी एक कॉलम एक सेल के लिए बनती हैं, तो वो वहां पे सपोर्ट नहीं करता, उसको समस्या आ जाएगी कि वो क्या करें। तो उन्होंने एक नया फंक्शन और दिया है, इसका नाम है पाइवेट टेबल। ठीक है, तो मल्टीपल आइटम्स अगर एक कॉलम में आती हैं, तो यहाँ पे क्या फंक्शन है कि वो ना बाय डिफॉल्ट मीन निकाल देता है, मीन वैल्यू। ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो मीन निकाल देता है। अदरवाइज आप एजीजी फंक्शन, दैट इज कॉल्ड द एग्रीगेट फंक्शन, फंक्शन का नाम बता दो कौन सा एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाहते हो, तो वो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ।
अब आप देखिए पाइवेट टेबल दिखाने के लिए मैंने आपके लिए जो है वो एक डेटा क्रिएट किया है, डिक्शनरी से डेटा फ्रेम क्रिएट किया जिसमें मैंने ना एम्प्लॉयज लिए हैं। मतलब यहाँ पे क्या लिया मैंने 2 इयर्स लिए, एक 1991 और एक 1992, 2 इयर्स लिए हैं, उनके 2 महीने लिए हैं। तीन जनवरी और फरवरी 2 महीने हैं मैंने लिए, और 3 एम्प्लॉयज है, राम श्याम और मोहन। मतलब राम श्याम और मोहन की जनवरी और फरवरी की 2 सालों की 1991 और 1992 का डेटा जो मुझे शो करना था। तो अगर मैं यहाँ पे पाइवेट सिर्फ यूज करूँ तो मुझे करने नहीं देगा, क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज हैं। राम की जनवरी की दो दो एंट्रीज हैं, ठीक है ना। तो उस केस में फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसमें पाइवेट टेबल का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जब मल्टीपल एंट्रीज होती है फिर आपने अब मर्जी है, आप उसमें जो एग्रीगेट फंक्शन बाय डिफॉल्ट मीन होता है। अगर आप चाहें कि सम लिख दे कि सम आए तो सम भी आ सकता है। तो मैंने ऐसा डेटा क्रिएट किया है और ये हमें एग्रीगेट फंक्शन जो है वो सम, मतलब राम और श्याम का। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड डेटा दिख रहा है ना ये। अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि पाइवेट टेबल से कितना ही प्रेजेंटेबल और समराइज्ड हो गया। टोटल दिखा रहा है दोनों महीनों की। तो ये देखो, ये डेटा मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है जो मैंने क्रिएट किया है। राम और शाम के 2 महीनों का जो है, 2 सालों का 2 महीनों का जनवरी और फरवरी का डेटा। तो यहाँ पर मैंने टोटल मार्क्स टोटल निकालने, टोटल कितना जो है सैलरी दोनों महीनों की मिला के राम शाम और मोहन को मिलेगी। तो कितना ही प्रेजेंटेबल जो है वो ये हो गया। तो जो प्राइवेट टेबल्स होते हैं वो मल्टीपल एंट्रीज अगर एक जैसी हो उसके लिए यूज किया जाता है। और जो ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं एक चीज और भी दिखा देती हूँ आपको। सो इसके अंदर जो है, क्योंकि ये मंथ्स टोटल दिखा रहा था हमें ना कि टोटल जनवरी के मार्क्स और सॉरी टोटल सैलरी जनवरी की और फरवरी की दिखा रहा था ना मंथ वाइज। तो मैंने इसके अंदर ना एक और भी डाल दिया। मैं चाहती हूँ कि ईयर भी मुझे ईयर वाइज जो है मुझे मंथ मंथ भी दिखाए कॉलम में या ईयर भी दिखाए, ईयर वाइज वो दोनों की डिटेल्स मुझे दिखाए। तो इस केस में जो है अब देखो हमारी प्रेजेंटेशन में, इसको रन करती हूँ एक बारी, तो हमारी प्रेजेंटेशन कैसी हो जाएगी। सो एक से ज्यादा कॉलम भी हम रोज में भी ले सकते हैं, हम कॉलम में भी ले सकते हैं। तो ये देखिए पहले ये 1991 का डेटा दिखा रहा है, क्योंकि उसमें यूनिक एंट्रीज है, मतलब एक एक एंट्री डली हुई है तो फिर तो कोई मीन बाय डिफॉल्ट मीन दिखाता है। पिछले वाले एग्जांपल में मैंने आपको सम करके दिखाया था, दोनों का एवरेज फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन सम लगा दो तो। बट अगर एक ही एंट्री होगी तो फिर वो एक एक एंट्री ही दिखाएगा। ये देखिए दिखा रहा है 1991 में फरवरी और जनवरी में कितने थे, 1992 में फरवरी और जनवरी में कितने थे। तो इस तरह से हम प्रेजेंटेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं ना। एक बार और मैं दिखाती हूँ एक और ऑल्टरनेटिव व्यू। तो ये देखिए मैंने आपके लिए एक अलग और नया जो है प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंटेशन क्रिएट करी है। जैसे कि मेरे को ईयर वाइज एम्प्लॉय डिटेल चाहिए, ईयर का ईयर चाहिए, फिर एम्प्लॉय का नाम, फिर उसके जो है वो मंथ की सैलरी चाहिए। तो इसको देखो कैसे हम दिखा सकते हैं। ये देखो ये मेरा ओरिजिनल डेटा यही है, 1991 में मोहन राम और श्याम की कितनी सैलरी थी। देखो प्रेजेंटेशन में कैसे हल्का सा चेंज करें, जैसे कॉलम और रोज की वैल्यू में चेंज हो तो प्रेजेंटेशन में फर्क जो है वो आ जाता था। इसलिए में मैंने मंथ वाइज ईयर के अंदर मंथ लिए, अभी ईयर वाइज नाम ले रही हूँ और उनकी डिटेल्स दिखा रही हूँ। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं, ठीक है। सो पाइवट टेबल जो है वो एक अलग समराइज्ड तरीका है प्रेजेंटेशन का। बाकी मैं कल कराऊंगी।